मिशन प्रवक्ता के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मिशन प्रवक्ता का जो ध्येय वाक्य है कि आप यहाँ आए हैं स्टूडेंट बनकर, लेकिन भरोसा रखिए आप निकलेंगे प्रवक्ता बनकर। इस ध्येय वाक्य को मोटिवेशन मानकर हमने और आपने एक टेस्ट श्रृंखला की शुरुआत किया था। उसी क्रम में आज कुछ नए प्रश्नों के साथ हमारी और आपकी मुलाकात होगी। प्रश्नों के साथ साथ इसकी व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है और इन व्याख्याओं से कम एक प्रश्न से मेरा निजी तौर पर मानना है कि कम से कम 10 क्वेश्चन तो बन ही जाने हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्रश्नों के साथ साथ व्याख्या को भी जरूर सुनिए और वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आने वाली जो वैकेंसीज हैं, चाहे बीपीएससी टीआरई 4 हो, यूपी टीजीटी पीजीटी हो या एलटी ग्रेड, जैसा सुनने में आ रहा है कि यूपी में एलटी ग्रेड भी आने वाला है, या स्टेट होगा, तो यह जो प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला है और इसका विश्लेषण यह बहुत मायने रखता है। तो आइए बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले कल एक हैप्पीनेस इंडेक्स जारी हुआ, जिसमें भारत का जो स्कोर रहा बड़े ही निराशाजनक स्कोर रहा, लेकिन उस पर एक शायरी आज समझ में आती है जो आज वर्तमान में जो जीवन की समस्याएं चल रही हैं। किसी अच्छे शायर ने कहा था, जो आज मरने पर तुला है वो भी कभी जिया होगा। जो आज मरने पर तुला है वो भी जिया होगा कभी। इसी मोटिवेशन को मानकर चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि फिसलन वाली चढ़ाई किसकी प्रमुख तर्क है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह कह रहा है कि फिसलन वाली चढ़ाई किसका प्रमुख तर्क है। क्या यह तर्क आधुनिक उदारवादियों का है, क्या यह तर्क सकारात्मक उदारवादियों का है, क्या यह तर्क परंपरावादी उदारवादियों का है, या स्वेच्छातंत्रवादियों का है। तो देखते हैं कि सुबह में एक वीडियो में कल हमने जो एक संक्षिप्त परिचय का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें मैंने इनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चाएं किया था। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने आंसर की तरफ। इस क्वेश्चन का जो सबसे सही आंसर है वह है स्वेच्छातंत्रवादी। इसका जो सबसे राइट आंसर है वह है स्वेच्छातंत्रवादी। अब जानने का प्रयास करते हैं कि स्वेच्छातंत्रवादी वास्तव में है क्या। चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। देखिए, यह जो स्वेच्छातंत्रवाद है, यह जो स्वेच्छातंत्रवाद है, यह जो है इसका एक अत्यंत नाम है। इसको हम स्वायत्तंत्रवाद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? स्वायत्तंत्रवाद भी कह सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो यह उदारवाद का ही एक रूप है। किसका है? यह उदारवाद का ही एक रूप है। यह विचारधारा व्यक्ति पर, देखिए, अगर उदारवाद आया है तो व्यक्ति आएगा, यदि उदारवाद आया है तो व्यक्ति आएगा। तो यह विचारधारा व्यक्तिवाद आया तो यानी व्यक्ति पर, यह विचारधारा व्यक्ति पर सिर्फ इतना प्रतिबंध लगाती है कि वह किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना करे। यानी स्वेच्छातंत्रवाद सिर्फ इतना प्रतिबंध लगाती है व्यक्ति पर कि वह किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना करे। यानी कहने का इसका मतलब होता है कि व्यक्ति अपने श्रम का स्वामी स्वयं है। यानी जो व्यक्ति है वह अपने श्रम का स्वामी स्वयं है। इसके साथ ही साथ यह जो है राज्य के सीमित कार्यक्षेत्र का समर्थन करता है। यह विचारधारा राज्य के सीमित कार्य क्षेत्र का समर्थन करता है। यह विचारधारा समाजवाद की कटु आलोचना करता है। किसकी आलोचना करता है? समाजवाद की कटु आलोचना करता है। यह विचारधारा को हम नवीन दक्षिणापंथ विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? नवीन दक्षिणापंथ विचारधारा के नाम से हम इसको जानते हैं। यह विचारधारा मानती है कि समानता की चढ़ाई में, किसके? समानता की चढ़ाई में स्वतंत्रता को नुकसान होता है। कहने का मतलब है यदि आप सबको समान रखने का प्रयास करेंगे, सबको एक श्रेणी में, एक समान दायरे में आप रखेंगे, तो किसी ना किसी की स्वतंत्रता की तो अवहेलना होगी ही। ठीक, यह विचारधारा मानती है कि समानता की चढ़ाई में स्वतंत्रता को नुकसान होता है। आगे यह विचारधारा मानती है कि कल्याणकारी राज्य का खर्च बढ़ जाता है। यानी देखिए, आप जब किसी सबको जो है, मान लीजिए पूरे समाज में कोई व्यक्ति एक समान तो है नहीं, कोई व्यक्ति एक समान तो है नहीं, कोई बड़ा है, कोई उससे बड़ा है, कोई उससे बड़ा है, कोई उससे बड़ा है,
क्योंकि सब स्वतंत्र है ना, ये भी स्वतंत्र है, ये भी स्वतंत्र है, सब स्वतंत्र हैं। जब ये सब स्वतंत्र हैं तो सब बड़े छोटे हैं, लेकिन जब आप सबको एक समान श्रेणी में लाएंगे, सबको एक समान श्रेणी में लाएंगे, तो देख रहे हैं ना, इतने लोगों की स्वतंत्रता जो बाधित हुई, इतने लोगों की जो स्वतंत्रता बाधित हुई है, यही विचारधारा कहती है कि समानता की चढ़ाई में स्वतंत्रता को नुकसान होता है। आगे विचारधारा कहती है कि आप जब सबको समान लाएंगे, समान लाने के लिए आप कुछ अलग से कुछ लोगों के लिए जो उस स्तर तक नहीं है, उनको उस स्तर तक पहुंचाने के लिए आप काम करेंगे, यानी आप कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे। किसकी स्थापना करेंगे? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे। जब कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी तो क्या होगा? एक अतिरिक्त बोझ होगा, एक अतिरिक्त बोझ होगा ना। तो यही स्वेच्छातंत्रवाद यही कहता है। इसके जो विचारक हैं, विचारकों के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इनके विचारक का नाम लुडविग वान माइजेज, फ्रेडरिक ऑगस्ट हैक आदि है। इसके जो विचारक हैं वो लुडविग हो गए, वान माइजेज हो गए, फ्रेडरिक हो गए, ऑगस्ट हैक आदि विचारक हैं। आइए एक सरसरी निगाह में स्वेच्छातंत्रवाद या स्वायत्तवाद को जान लेते हैं रिवीजन के तौर पर। पहली बात, यह विचारधारा उदारवाद का ही एक ग्रुप है। इस विचारधारा सिर्फ व्यक्ति पर इतना प्रतिबंध लगाती है कि वह दूसरों की स्वतंत्रता का हनन ना करे। तीसरी बात, यह व्यक्ति के अपने श्रम का स्वामी स्वयं है। यह विचारधारा मानती है कि व्यक्ति अपने श्रम का स्वामी स्वयं है। अगला, यह विचारधारा समाजवाद की कट आलोचना करती है। किसकी आलोचना करती है? समाजवाद की कट आलोचना करती है। इस विचारधारा को हम नवीन दक्षिणापन या कट्टर नई विचारधारा के नाम से भी जानते हैं। यह विचारधारा समानता मानती है कि समानता की जब हम कल्पना करते हैं, समानता को जब समाज में स्थापित करते हैं तो उससे स्वतंत्रता बाधित होती है। यह विचारधारा मानती है कि कल्याणकारी राज्य में जो खर्च का अधिक वर्णन होता है, यानी खर्च बढ़ जाता है। इसके विचारकों में लुडविग हैं, वान है, माइजेज है, फ्रेडरिक हैं और ऑगस्ट हैक आदि विचारक हैं। अब चलते हैं अन्य ऑप्शनों की तरफ। अन्य हमारे जो ऑप्शन हैं इनके बारे में भी थोड़ा सा इसका भी पोस्टमार्टम करते हैं, देखते हैं हो सकता है कुछ नया निकल जाए। जॉली एलएलबी 2 की शायद डायलॉग है ना, जैसा आप कहते हैं ना वो वकील से, कि कुछ देख लेते हैं नया, शायद इसमें से भी कुछ नया निकल जाए। तो आइए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देखिए, आधुनिक उदारवाद और सकारात्मक उदारवाद दोनों का एक ही नाम है। आधुनिक उदारवाद और सकारात्मक उदारवाद दोनों का एक ही नाम है। यह विचारधारा युक्त प्रतिबंध लगाती है। यानी देखिए, उदारवाद है तो व्यक्ति है, आप मन में एक धारणा बना लीजिए। यदि उदारवाद हमने कहा तो समझिए व्यक्तिवादी विचारधारा ही है। लेकिन व्यक्तिवादी विचारधारा है, अगर व्यक्तिवादी विचारधारा है तो मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता की कामना करती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की पहचान रखती है, लेकिन उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। लेकिन जो सकारात्मक है, नाम से यह स्पष्ट है, सकारात्मक या आधुनिक, यह व्यक्ति पर तार्किक प्रतिबंध लगाती है। यदि आप युक्त को ना समझ पाइए, यदि आप युक्त को ना समझ पाइए कि ये कौन सा शब्द आ गया, तो आप समझिए कि तार्किक प्रतिबंध लगाती है। और कहती है कि राज्य को, जो राज्य हस्तक्षेप ना करे, जो हमारी जो विचारधारा भी हमने स्वतंत्रतावादी में पढ़ा, स्वायत्तवाद में पढ़ा, लेकिन उसमें तो उन्होंने कह दिया ना कि राज्य का कार्य बहुत सीमित होता है। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, राज्य का कार्य सीमित तो है, ठीक है, लेकिन राज्य हस्तक्षेप ना करे, ठीक है, लेकिन राज्य कुछ आधार पर आप पे हस्तक्षेप कर सकता है जो तार्किक हो। जैसे ये है ना कि सबको समान होना चाहिए, सबको समानता के दायरे में रखना है। तो सबको समानता के दायरे में जब रखना होगा तो भैया जब स्वतंत्रता को आपका हनन हुआ ना, तो आप कहेंगे हम तो स्वतंत्र हैं भैया, काहे हमारे ऊपर आप हनन कर रहे हैं। लेकिन राज्य ने कहा कि ठीक है, आप स्वतंत्र हैं, मैं आपकी स्वतंत्रता को नहीं छीन रहा हूं, लेकिन समाज के संचालन के लिए आवश्यक है कि सब एक समान हो। तो उस समानता के दायरे में लाने के लिए आप पर कुछ प्रतिबंध लगाती है। अगर ये प्रतिबंध ना लगाए तो जो समाज की चीजें हैं उस पर एक वर्ग विशेष का तो क्या हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा। इसलिए राज्य क्या करता है, युक्त प्रतिबंध लगाता है। यानी कहने का मतलब यह है, इतना व्याख्या देने का मतलब यह है कि यह विचारधारा, आधुनिक उदारवादी या सकारात्मक उदारवादी विचारधारा कल्याणकारी राज्य में विश्वास करती है। यानी आधुनिक उदारवादी यानी सकारात्मक उदारवादी विचारधारा कल्याणकारी राज्य में विश्वास करती है। इसके जो समर्थक हैं टीएच ग्रीन, लॉस्की, हाबहाउस, मैकाइवर आदि हैं। बहुत इंपॉर्टेंट विचारक हैं, इनको अच्छे से समझिएगा। परीक्षा में क्वेश्चन भी इनसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ग्रीन से, लास्की से, हाबहाउस से, मैकाइवर से, इन सबसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। हमारा जो अगला ऑप्शन है, अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला ऑप्शन है वह है परंपरागत उदारवादी। परंपरागत उदारवाद, देखिए यह जो विचारधारा है इसको हम कहिए तो स्वेच्छातंत्रवाद का पहले की चीजें हैं। यानी परंपरागत उदारवाद और स्वेच्छातंत्र उदारवाद में अंतर इतना है, ये पहले आया और ये थोड़ा सा अपडेट मॉडल में आया।
यानी कहने का मतलब परंपरागत उदारवादी विचारधारा मानती है कि व्यक्ति की अपनी एक अलग पहचान है, व्यक्ति की अपनी एक अलग पहचान है, और यह पहचान उसको मिली है, वह उसको व्यक्ति होने की वजह से मिली है। यानी परंपरागत उदारवादी विचारधारा मानती है कि व्यक्ति को, यानी इस चीज, या मान एक व्यक्ति है का, इस व्यक्ति को का होने की जो पहचान मिली है, का होने की वजह से मिली है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो परिधि है, मैंने जो परिधि बनाया है, थोड़ा सा कलर चेंज करके बना लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक परिधि बनाया है, एक परिधि, इस परिधि में का निवास है। ठीक, ये उसका घर हो गया और इसका निवास हो गया। तो इस परिधि में होने की वजह से उसको पहचान नहीं मिली कि इसका नाम का है, नहीं, का को का होने की वजह से जाना गया कि का है। इस विचारधारा को हम एक अन्यत्र नाम से भी जानते हैं, नकारात्मक उदारवाद। यानी इसको हम नकारात्मक उदारवाद के नाम से भी जानते हैं। यह विचारधारा मानती है कि राज्य कार्य सिर्फ बाह्य सुरक्षा, देखिए स्वेच्छातंत्रवाद में हम आए ना, हमने कहा था ना कि इसका पहले का है, स्वेच्छातंत्रवाद भी तो यही कहता है कि राज्य कार्य सीमित है। वो सीमित कार्य कौन से, वही मैं आपको बता रहा हूं। कहता है कि राज्य जो है क्या करे, बाह्य, मतलब ये जो राज्य है, ये जो राज्य है, इसके अंदर जो भी लोग निवास कर रहे हैं, यानी ये जो राज्य है इसके अंदर मान लीजिए बहुत से लोग निवास कर रहे हैं, सब निवासी हैं, सब निवासी हैं, सब निवासी हैं। ठीक है, सब निवासी हैं। तो राज्य का कार्य क्या है, राज्य का कार्य है कि कोई भी घुसपैठिया यहां पे ना आ पावे। ठीक, कोई और घुसपैठिया यहां पे प्रवेश ना ले पावे। इससे क्या करनी है, आपको सुरक्षा करनी है और आंतरिक शांति बनाए रखना है। यहाँ पे जो समस्याएं हैं, मान लीजिए ये जो परिधि की लाइन है, यहाँ पे आपको क्या करना है, शांति बना के रखना है। राज का काम सिर्फ इतना है। यानी कहने का मतलब ये है कि यह जो है रात्रि प्रहरी, यह रात्रि प्रहरी विचारधारा पर विश्वास करती है। इसके जो समर्थक हैं वो हैं जॉन लॉक। इसके जो समर्थक हैं जैसे जॉन लॉक हो गए, ठीक, हर्बर्ट स्पेंसर हो गए, जे.एस. मिल हो गए, या लॉर्ड एक्टन हो गए आदि। मुझे लगता है आप उदारवाद को एक अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। उदारवाद के मैंने कोशिश किया है कि सारे एक ही ऑप्शन में सब सेट हो जाए, लेकिन उदारवाद का जो इतना विस्तृत रूप है तो एक ही ऑप्शन में तो सेट नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने कल एक लेक्चर बना दिया, तो थोड़ा सा अभी जो कुछ बचा रहेगा तो किसी अन्य दिन क्वेश्चन लेके आएंगे, तो उसमें अन्य जो उदारवाद की जो टॉपिक रह गया है उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन अगला कह रहा है कि किस विचारक की पुस्तक में न्याय का अधिकारिता का सिद्धांत दिया गया है। हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि किस विचारक की पुस्तक में न्याय की अधिकारिता का सिद्धांत दिया गया है। क्या, या फिर हेयक की पुस्तक में दिया गया है, कि मोरे रोड बाल्ट की पुस्तक में दिया गया है, कि रॉबर्ट नॉजिक की पुस्तक में दिया गया है, कि आइलिया बर्लिन की पुस्तक में दिया गया है। मुझे लगता है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। अब बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने आंसर की तरफ। तो देखिए, न्याय की अधिकारिता का जो सिद्धांत दिया गया है वो जो है, उस पुस्तक का नाम जो है वह है अनाचार, स्टेट एंड यूटोपिया। स्टेट एंड यूटोपिया, यह जो पुस्तक है वह जो 1974 में लिखी गई है। अब यदि इतना जानकारी हमको हो गई है, लेखक का नाम आ जाता तो सही उत्तर भी मिल जाता। तो अब एक किसकी पुस्तक है, यह पुस्तक जो है रॉबर्ट नॉजिक की पुस्तक है। यानी इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, रॉबर्ट नॉजिक। इस पुस्तक में इसकी खासियत यह है कि इस पुस्तक में रॉल्स के जो उदारवादी समतावादी न्याय सिद्धांत है, उदार समतावादी न्याय सिद्धांत की आलोचना की गई है। इस पुस्तक की खासियत इतना है कि इस पुस्तक में रॉल्स के उदार समतावादी न्याय सिद्धांत, जो उसने प्लेटो के सिद्धांत को पुनर्जीवित करने की एक प्रक्रिया प्रारंभ किया बहुत बाद में, उसकी आलोचना की गई है। और इसी पुस्तक में न्याय के अधिकारिता का सिद्धांत दिया गया है। बात समझ में आई कि रॉबर्ट नॉजिक की पुस्तक
अनाचार स्टेट एंड यूटोपिया जो 1974 में लिखी गई है, इसी पुस्तक में राल्स के उदारवादी समतावादी न्याय सिद्धांत यानी उदार समतावादी न्याय सिद्धांत की आलोचना की गई और इसी पुस्तक में उस आलोचना के स्वरूप में उसने न्याय के अधिकारिता का सिद्धांत दिया। ठीक, अब शुरू के तरीके से जैसे सीरीज का नियम ही है कि ऐसे ऑप्शंस रखे जाएं, कुछ और नई जानकारियां मिल जाए। तो नई जानकारी के क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो जो हमारा अगला ऑप्शन हमारा है हेयर, इनके बारे में भी अगर ऑप्शन में यदि ऑप्शन दिया गया है तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट होगा। इनकी एक पुस्तक थी द रोड टू सर्फडम, इनकी एक पुस्तक थी द रोड टू सर्फडम। ठीक, यह पुस्तक 1944 में लिखी गई। कब लिखी गई? 1944 में लिखी गई और इस पुस्तक में दास्ता के मार्ग का उल्लेख है। किस मार्ग का उल्लेख है? दास्ता के मार्ग का उल्लेख है। यानी अगर एक तरीके से कहें यह पुस्तक अरस्तु के से थोड़ी सी प्रेरणा जरूर ली है। यानी या फिर है कि पुस्तक द रोड सर्फडम जो 1944 में लिखी गई है, इस पुस्तक में दास्ता के मार्ग का उल्लेख है। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है मोरे रोड बाल्ड। थोड़ा सा हो सकता है उच्चारण में कुछ मिस्टेक हो तो उसको थोड़ा सा आप मैनेज कीजिएगा। अगला जो हमारा है वो है मोरे रोड बाल्ड। इन्होंने इनका कुछ पुस्तक तो मिला नहीं शायद मुझे, शायद इनका एक बहुत बढ़िया कोटेशन है। इन्होंने नेताओं और नौकरशाहों को चोरों का गिरोह कहा। किसको इन्होंने, किसका क्या कहा? इन्होंने क्या कहा? नेताओं को और चोरों को, सॉरी चोर नहीं, नौकरशाहों को, चोर तो चोर ही कहा था तो शायद हो गया, नौकरशाहों को, नौकरशाह मतलब लोक प्रशासन के अधिकारी यानी अधिकारियों को क्या कहा? चोरों का गिरोह कहा। क्या कहा उन्होंने? चोरों का गिरोह कहा। किसको? नेताओं को और प्रशासनिक अधिकारियों को। आज के समय में कहते बहुत विधिक कार्रवाई इन पे होती। इसके साथ साथ इन्होंने केंद्रीय बैंक को विधायी कपट कहा और खासियत इनकी है, इन्होंने बैंक को, जो केंद्रीय बैंक थे उनको विधायी कपट कहा। आज भी ऐसा होता है, बैंक में जाइए आपका पैसा निकालना और लंबी लाइन लगती है, यहाँ साइन कराइए, ये कराइए, ऐसे कराइए, वैसे कराइए, ये कराइए, वो कराइए, होता है ना। तो शायद उनसे थोड़ा सा ये इम्प्रेसिव हुए होंगे तो इन्होंने क्या कहा? विधायी कपट कहा। और इसके साथ साथ ये जो है लोक कल्याणकारी राज्य का विरोध किया। बहुत दुखद स्थिति है कि इतना कुछ कहने के बाद इन्होंने लोक कल्याणकारी राज्य का विरोध किया। आप एक चीज समझिएगा कि व्यक्ति इसका विरोध क्यों कर रहा है। आधुनिक विचारधारा के व्यक्ति हैं तो देखिए, लोक कल्याणकारी राज्य का है कि जो बना के लोकतंत्र में जो उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, उसी दुरुपयोग को जग जाहिर करने के लिए इन्होंने प्रशासनिक अधिकारी और नेताओं को चोरों का गिरोह कहा और जो केंद्रीय बैंक है उसको विधायी कपट कहा। क्योंकि जो वर्तमान समय में आप देख रहे हैं जितनी भी भ्रष्टाचार की जड़ें हैं लोकतंत्र में ही कायम हो रही हैं, इसलिए अरस्तु ने भी इसकी अच्छी खासी आलोचना किया था। लोक कल्याण के नाम पे जो इतनी भी सब चीज़ें जो आज वर्तमान में चल रही हैं, सारी चीज़ों के कारण ही इन्होंने इस तरह की टिप्पणी किया था। आगे हमारा जो ऑप्शन है आइजन बर्लिन का, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक होगा, इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। इनकी दो बहुत बढ़िया पुस्तक है। पहले पुस्तक का नाम है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। यह पुस्तक जो है 1958 में लिखी गई। तो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी 1958 में लिखी गई थी। अगली एक पुस्तक, इनका जो अगली पुस्तक है उसको भी जान लेते थोड़ा सा। वो पुस्तक थी फॉर एस्से ऑन लिबर्टी, फॉर एस्से ऑन लिबर्टी। यह पुस्तक जो है 1969 में लिखी गई। आई होप इस प्रश्न के साथ साथ आपके देखिए कितने सारे क्वेश्चन तैयार हो गए एक जगह पे कि किस पुस्तक में न्याय की अधिकारिता का सिद्धांत का वर्णन है, किसने रॉबर्ट नॉजिक की पुस्तक में वर्णन है, क्या नाम है, अनाचार स्टेट एंड यूटोपिया 1974। ठीक है, एफ ए की पुस्तक का क्या नाम है, द रोड टू सर्फडम 1944। इस पुस्तक में किसका मार्ग है? दास्ता के मार्ग का उल्लेख है। ठीक, मोरोट बाल्ट ने क्या कहा था? इन्होंने नेताओं और नौकरशाहों को चोरों का गिरोह कहा और केंद्रीय बैंक को विधायी कपट कहा। ठीक है, और लोक कल्याणकारी राज्य की आलोचना किया। आगे आइजन बर्लिन की दो पुस्तक है, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी जो 1958 में लिखी गई। अगला पुस्तक का नाम है फॉर एस्से ऑन लिबर्टी 1969 में लिखी गई। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना कब हुई। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना कब हुई। क्या यह स्थापना
7 नवंबर 1933 को हुई? क्या यह स्थापना 15 जनवरी 1934 को हुई, कि सितंबर 1932 में हुई, कि 25 जून 1934 को हुई? तो बिना देरी किए हुए डायरेक्ट अपने उत्तर की तरफ चलते हैं। इसकी जो स्थापना हुई वह सितंबर 1932 में हुई। अब प्रश्न आता है कि ठीक है, स्थापना तो सितंबर 1932 में हो गई, तो किसने किया? किसने किया? तो इसकी स्थापना किसने किया था? जो हमारे भारत के राष्ट्रपिता हैं, महात्मा गांधी ने किया। प्रश्न आता है कि ऐसी क्या कारण हो गए कि ऐसी संगठन की स्थापना इनको करनी पड़ी? तो हरिजन कल्याण हेतु इन्होंने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना की। और इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने हरिजन नामक एक पत्रिका की भी शुरुआत किया। हरिजन नामक एक पत्रिका की भी शुरुआत किया। यह पत्रिका जो है साप्ताहिक थी। यह पत्रिका कैसी थी? साप्ताहिक थी। साप्ताहिक का मतलब होता है कि सप्ताह में एक दिन इस पत्रिका का विमोचन होता था, माने आपको पढ़ने को मिलती थी। इसी के साथ साथ इससे जुड़े अन्य तथ्य भी हैं। गांधी जी का बहुत प्रसिद्ध कोटेशन है, यानी कथन है। वह कथन जो है 21 दिन का जो उनको जेल में उन्होंने उपवास रखा था, उपवास से पूर्व उन्होंने कहा था, या तो छुआछूत को जड़ से मिटाने दो, या तो मुझे बीच से हटा दो। यह मेरी अंतरात्मा की पुकार है और चेतना का निर्देश है। देखिए, गांधी जी जिस कालक्रम में थे, या आज से कुछ वर्ष पूर्व की हम बात करें, तो समाज में आज भी तो कुछ है, लेकिन आज दंडनीय अपराध की वजह से कुछ कम जरूर हुआ है। प्राचीन काल में छुआछूत एक भयानक बीमारी के तौर पर, कैंसर की जैसे भयानक बीमारी के तौर पर समाज में व्याप्त थी। तो इसको मिटाने के लिए जब गांधी जी प्रयास किए तो उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा, आगे के ऑप्शनों में हम चर्चा इसकी करेंगे। तो आप इतना जान लीजिए कि छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना कब हुई? तो छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना सितंबर 1932 को हुई। इसके साथ साथ हम कुछ और डेट मेंशन है, तो जब जानने का प्रयास करते हैं कि अन्य डेट यहाँ पे क्यों मेंशन किए गए हैं। जो हमारी डेट है 17 नवंबर 1933, तो जानने का प्रयास करते हैं कि 17 नवंबर 1933 को क्या हुआ। तो गांधी जी ने जब हरिजन कल्याण हेतु जो उन्होंने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना किया था, उसी के क्रम में उन्होंने हरिजन यात्रा की शुरुआत किया। यानी 7 नवंबर 1933 को इन्होंने हरिजन यात्रा की शुरुआत किया, जो करीब 1250 मील तक चली, यानी 1250 मील तक चली। इस यात्रा के दौरान गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। यानी अखिल भारतीय छुआछूत मिशन की स्थापना के बाद जब इन्होंने, उससे पहले देखिए कोई संगठन का निर्माण होगा तो उससे पहले कुछ भूमिका बनेगी ना। तो 7 नवंबर 1933 को जब गांधी जी ने वर्धा से जब हरिजन यात्रा की शुरुआत इन्होंने किया, जो करीब 1250 मील तक चली, थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा इसको, शायद 1200 मील, 12,500 मील होगा, ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। यह जो है 12,500 मील होगा, थोड़ा सा विस्मित हो रहा था। 12,500 मील की यात्रा उन्होंने वर्धा से प्रारंभ किया था। और गांधी जी को जब काले झंडे दिखाए गए तो उसी से आहत होकर उन्होंने सितंबर 1932 में अखिल भारतीय छुआछूत लीग की स्थापना किया था। इसी के क्रम में जो दूसरी हमारी डेट है वह है 15 जनवरी 1934। 15 जनवरी 1934 को क्या हुआ कि जो एक बिहार में बहुत दुखद भूकंप आया, तो इस विषय में गांधी जी ने कहा था कि जो भूकंप आया है यह सवर्ण हिंदुओं के पापों का ईश्वरीय दंड है। उनका बहुत कोटेशन है। जब 15 जनवरी 1934 को जब भूकंप आया तो गांधी जी ने कहा कि यह सवर्ण हिंदुओं के पापों का ईश्वरीय दंड है। अगला जो हमारी डेट मेंशन है वह है 25 जून 1934। देखिए 25 जून 1934 को गांधी जी की कार पर बम फेंका गया था, इसलिए यह डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि 25 जून 1934 को गांधी जी की कार पर बम फेंका गया था। आगे एक और डेट मेंशन नहीं है, लेकिन याद आ रहा है तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ उसको भी चर्चा कर दिया जाए। एक डेट है 1930। इस डेट की खासियत यह है कि गांधी जी ने इस डेट को साबरमती आश्रम छोड़ दिया था और प्रतिज्ञा किया था कि जब तक स्वराज नहीं मिल जाता वे आश्रम में नहीं लौटेंगे। यानी 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम को छोड़ते हुए कहा कि जब तक स्वराज, अच्छा स्वराज का मतलब आप लोग समझते होंगे स्वयं का राज्य, जब तक नहीं मिल जाता वे इस आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगे। और याद आ रहा है तो एक इंपॉर्टेंट डेट में 1934 शायद, हाँ 1934 तो है। 1934 को एक और चीज़ हुई थी, गांधी जी
1934 से सक्रिय राजनीति से खुद को त्याग करके बीच में उन्होंने हरिजन उत्थान के लिए खुद को जोड़ लिया। यानी 1934 में गांधी जी सक्रिय राजनीति से अलग होकर हरिजन उत्थान के लिए कार्य करना प्रारंभ कर दिया। फिर जाके 5-6 वर्ष के बाद, 7 वर्ष के दौरान के बाद में वे जो है भारत छोड़ो आंदोलन में बाद में आते हैं। आई होप सारे आप ऑप्शन को समझ गए होंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गौ रक्षणी सभा की स्थापना कब हुई थी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि गौ रक्षणी सभा की स्थापना कब हुई थी। क्या यह स्थापना 1822 को हुई? क्या यह स्थापना 1824 को हुई? यह स्थापना 1875 को हुई? यह स्थापना 1861 को हुई? तो बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने सही आंसर की तरफ। तो आंसर है कि यह स्थापना 1822 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1822 ईस्वी में हुई। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 1822, यानी गौ रक्षणी सभा की स्थापना 1822 को हुई। अब यह प्रश्न निकल के आता है कि यह स्थापना, अगर कोई किसी चीज़ की स्थापना हुई है तो कोई ना कोई स्थापना किया होगा। तो यह स्थापना किसने किया? तो यह स्थापना जो है आर्य समाज के द्वारा किया गया। किस लिए किया गया? गायों की रक्षा के लिए 1822 ईस्वी में गौ रक्षणी सभा की स्थापना हुई। ठीक, आइए अब पूर्व की भांति अन्य ऑप्शनों का विश्लेषण करते हैं। हमारा जो अगला ऑप्शन है इसी प्रश्न में वह है 1824। देखिए ऑप्शन दिया, कुछ ना कुछ खासियत होगी। 1824। अच्छा, एक क्वेश्चन बताइए इससे पहले कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। तो थोड़ा सा अगला जो हमारा है 1824 में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? 1824 में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर। इनके जो बचपन का नाम है वह था मूलशंकर। जो 16 वर्ष की आयु में, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 16 वर्ष की आयु में इनकी जब बहन की मृत्यु हुई उसी समय से ये वैराग्य धारण कर लिए। ठीक, अगला जो हमारा ऑप्शन है वह है 1875। 1875 ईस्वी में 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किया। आर्य समाज के कई क्वेश्चन अब इसी से बनते हैं। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई? मुंबई में हुई। कब हुई? 1875 ईस्वी में हुई। किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। तो 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में हुई। एक हाईलाइट इसमें चीज ये है कि बाद में कुछ समय बाद इसकी जो मुख्यालय है उसको लाहौर में स्थापित कर दिया गया। ठीक, अगला जो हमारा ऑप्शन है वह है 1861। तो 1861 में स्वामी दयानंद सरस्वती से मथुरा में एक स्वामी ब्रजानंद महाराज से इनकी मुलाकात हुई। यानी 1861 ईस्वी में मथुरा में स्वामी ब्रजानंद जी से दयानंद सरस्वती की मुलाकात हुई। और इस मुलाकात में स्वामी ब्रजानंद महाराज जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती को वेदों का ज्ञान दिया। किसको? स्वामी दयानंद सरस्वती को वेदों का ज्ञान दिया। और वेदों का ज्ञान ऐसा था कि उनको दार्शनिकता की तरफ ले गया। यानी उनको दार्शनिकता की तरफ ले जाने वाला जो वेदों का ज्ञान था किसने दिया? कभी अगर क्वेश्चन पूछ दे तो स्वामी ब्रजानंद जी ने दिया था। और इस ज्ञान से स्वामी दयानंद सरस्वती पर इतना प्रभाव पड़ा कि आर्य समाज या स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों की ओर लौटो। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि वेदों की ओर लौटो। नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। और किससे प्रेरित होकर दिया था? तो जब इनकी मुलाकात 1861 ईस्वी में स्वामी ब्रजानंद महाराज से मथुरा में हुई, और इस मुलाकात के दौरान जब स्वामी ब्रजानंद महाराज ने इनको वेदों का दार्शनिक ज्ञान दिया, यानी दार्शनिकता की व्याख्या किया, तो इससे प्रभावित होकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों की ओर लौटो। आई होप ये आप इस क्वेश्चन को भली भांति समझ गए होंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई। कह रहा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुई। क्या यह स्थापना महाराष्ट्र में हुई? क्या यह स्थापना बंगाल में हुई? क्या यह स्थापना मद्रास में हुई? या इसकी स्थापना कोलकाता में हुई? बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने सही आंसर की तरफ। तो आंसर ये है कि प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में हुई। इसका जो राइट आंसर है वह है प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में हुई। अब प्रश्न निकल के आता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किया किसने था? तो प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में महादेव गोविंद रानडे ने किया था। महादेव गोविंद रानडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था।
आगे के जो 3 ऑप्शन हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि बंगाल में किसी समाज की स्थापना हुई थी। बिल्कुल, बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। क्या ये भी बताना पड़ेगा किसने किया था? तो जो भारत के पुनर्जागरण के दूत जिन्हें कहा जाता है, राजा राम मोहन राय ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। इनको जो है भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। उसके साथ साथ हमारा जो अगला ऑप्शन है मद्रास, हो सकता है मद्रास में भी किसी समाज की स्थापना हुई हो। देखते हैं। तो बिल्कुल मद्रास में भी ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया, थोड़ा सा बढ़िया नाम है, ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया, यानी दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना श्री धरालू नायडू ने किया था। इसकी जो स्थापना है श्री धरालू नायडू ने किया था। कभी क्वेश्चन आपसे पूछ दे, थोड़ा चेंज भी करके पूछ सकता है, सिंपल में भी पूछ सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया। कहाँ किया? बंगाल में किया। दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो धरालू नायडू ने किया। कहाँ पे किया? मद्रास में किया। अब कोलकाता ऑप्शन में है, हो सकता है कोलकाता में भी किसी समाज की स्थापना हुई होगी। देखते हैं। तो कोलकाता में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। कोलकाता में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। कोलकाता में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। और यह स्थापना किसने किया था? तो यह स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। कभी आपसे पूछे कि यह स्थापना किसने किया था, तो यह स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। मुझे लगता है कि आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना है वह महाराष्ट्र में हुई। किसने किया? महादेव गोविंद रानडे ने किया था। बंगाल में क्या हुआ? तो बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। और किसने किया? भारत के जो पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं राजा राम मोहन राय ने किया। मद्रास में क्या हुआ? तो मद्रास में भी एक ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, जिसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहते हैं। और इसकी स्थापना किसने किया? तो इसकी स्थापना श्री धरालू नायडू ने किया था। अगला जो हमारा ऑप्शन है कोलकाता, कोलकाता में भी आदि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। यह स्थापना किसने किया? तो यह स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह कह रहा है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? क्या यह अनुच्छेद 19 से 22 तक में है? क्या यह अनुच्छेद 14 से 18 में है? कि यह अनुच्छेद 23 से 24 में है? कि अनुच्छेद 25 से 28 तक में है? देखिए, थोड़ा बहुत अगर अधिकारों के बारे में हम जानें तो मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 में। और इससे पहले अगर जानने का प्रयास करें तो मौलिक अधिकार हमको कहां से मिला? कहां से मिला? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से मिला। यानी हमने जो मौलिक अधिकार की परंपरा की शुरुआत या मौलिक अधिकार को अपने संविधान में संग्रहित किया, किसी कहां की प्रेरणा से किया? संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रेरणा से किया। ये तो चीजें कंफर्म हो गई। हाँ, जब भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में एक मौलिक अधिकार जो है समाप्त हो गया, संपत्ति का मौलिक अधिकार। अब वह एक कानूनी अधिकार है जो 300 का में है। इसलिए वर्तमान में सिर्फ जो है 6 ही मौलिक अधिकार बचे। हमारा जो क्वेश्चन है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो जो इसका राइट आंसर है वह है अनुच्छेद 14 से 18। आगे जो अनुच्छेद हैं देख लेते हैं, उसमें भी हो सकता है क्वेश्चन चीजें हों। तो हमारा जो अगला ऑप्शन है 19 से लेकर 22 तक में आप जो है सब आप समानता पा गए हैं, तो स्वतंत्रता तो जरूरी है। तो 19 से लेकर 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार है। प्राचीन काल में हम लोगों में गड़बड़ी कहां से हो रही थी? प्राचीन काल में हम लोग सबसे पहले स्वतंत्रता चाह रहे थे, उसके बाद तब समानता चाह रहे थे। लेकिन भारत के संविधान निर्माताओं ने कितना दिमाग लगाया कि पहले उन्होंने विवाद ही खत्म कर दिया। स्वतंत्रता और समानता के विषय में जो विवाद था उसी को उन्होंने खत्म कर दिया। इन्होंने कहा कि पहले हम क्या करेंगे, सबको समान करेंगे, और उसके समान जब सब समान हो जाएंगे तो सबको स्वतंत्रता देंगे। देखिए, स्वतंत्रता जो समानता है वह 14 से 18 में है। जब आपको समानता मिल गई तब आपको स्वतंत्रता मिल रही है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में आपको स्वतंत्रता है। यानी स्वतंत्रता का मतलब यह है कि 19 से लेकर 22 तक में आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है।
अगला जो हमारा ऑप्शन है वह है 23 से 25 से 24। इसमें आप शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें क्या है, इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यानी आपका कोई शोषण नहीं कर सकता। अगर यदि कोई इसमें दो धाराएं हैं, यदि आपका कोई शोषण कर रहा है तो आप मौलिक अधिकार का आपके हनन हो रहा है, आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। अगला हमारा है अनुच्छेद 25 से 28, आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, आपको जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। एक क्वेश्चन है मेरे तरफ से, आंसर ये यहाँ पे मैं ही दे देता हूँ कि जो ये आपके अधिकार है ये वाद योग्य है। ये जो आपके अधिकार हैं यह जो है वाद योग्य है। कहने का मतलब ये है कि यदि आपके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। ठीक, आप उच्चतम या उच्च न्यायालय में रिट दाखिल कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। कभी अलग से हम जब कभी मौलिक अधिकार का क्वेश्चन लेके आएंगे या मौलिक अधिकार का टॉपिक लेके आएंगे तो जो बची हुई चीज़ें हैं या सबका जो विस्तृत व्याख्या है वह उस क्वेश्चन या उस टॉपिक में किया जाएगा। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह कह रहा है कि उपराष्ट्रपति वीडी जत्ती का कार्यकाल था। उपराष्ट्रपति वीडी जत्ती का कार्यकाल था क्या 1974 से 1979 तक था, या 1987 से 1992 तक था, कि 1997 से 2002 तक था, कि 1967 से 1969 तक था। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं अपने आंसर की तरफ। तो वीडी जत्ती का जो कार्यकाल था वह 1974 से लेकर 1979 तक था, यानी हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। थोड़ा उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा बहुत संक्षिप्त परिचय। उपराष्ट्रपति का जो उल्लेख है वह अनुच्छेद 63 में है। अनुच्छेद 63 जो है यह कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगला जो अनुच्छेद है 63 के जस्ट बाद अनुच्छेद 64, यह कहता है कि अपने पद अवधि के दौरान कोई लाभ का पद नहीं ग्रहण कर सकता व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति अनुच्छेद 63 के तहत भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त होगा उसी के बारे में कहा गया है अनुच्छेद 64 में कि वह व्यक्ति जब तक वो अपने पद पर है कोई दूसरे पद पर वह नहीं ग्रहण कर सकता भार। मतलब कहने का मतलब ये है कि अनुच्छेद 64 ये कहता है कि जब तक आप उपराष्ट्रपति मान लीजिए आप नियुक्त हो गए, आप कोई अन्य पद पर आसीन नहीं हो सकते हैं। इनके बारे में और थोड़ा सा जानने का प्रयास करें तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। कभी जब उपराष्ट्रपति का चैप्टर आएगा, टॉपिक आएगा, तो इसके बारे में और भी विस्तृत व्याख्याएं की जाएंगी, पद, वेतन, मान, सब कुछ की चर्चा की जाएगी, कार्यवाहक सब कुछ की चर्चा की जाएगी। हाँ, एक क्वेश्चन और भी है कि कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की व्यवस्था भारतीय संविधान में नहीं है। शायद ये क्वेश्चन हमने कभी लिया भी था कि कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की व्यवस्था भारतीय संविधान में नहीं। आगे कुछ कार्यक्रम और दिए गए हैं, तो बिना देरी किए हुए उन ऑप्शनों को भी देख लिया जाता है। अगला जो ऑप्शन है वह है 1987 से 1992। इस कार्यक्रम के दौरान जो भारत के राष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति थे, उनका नाम था डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। अगला जो ऑप्शन है 1997 से 2002। इस कार्यक्रम के दौरान जो भारत के उपराष्ट्रपति थे उनका नाम था कृष्णकांत। अगला जो हमारा ऑप्शन है वह है 1967 से 1969 तक। उस समय भारत के राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। और इंदिरा गांधी जी ने इनको शायद राष्ट्रपति भी बना दिया था। जब कभी इस टॉपिक पे आएंगे तो बहुत विस्तृत चर्चा की जाएगी। कभी जब कांग्रेस पढ़ाने का अवसर मिलेगा तो कांग्रेस के बारे में बताएंगे कि जब वीवी गिरी जी भारत के उपराष्ट्रपति थे तो उनको किस तरीके से भारत का राष्ट्रपति बनाने की जो क्रियाक्रम था, जो पूरी घटनाक्रम थी, उसके बारे में कैमरान वगैरह की चर्चा उस समय की जाएंगी। तो चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब हुई। हमारा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब हुई। क्या यह स्थापना 1988 को हुई, कि 1986 को हुई, कि 1956 में हुई, कि 1977 में हुई। देखिए, इन समितियों को जानने से पहले जानते हैं कि वास्तव में क्वेश्चन का आंसर पहले जान लेते हैं, उसके बाद कुछ चर्चा करते हैं। इसका जो सबसे राइट आंसर है वह है कि 1956 में बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना हुई। इसका जो राइट आंसर है 1956। अब समझ में आता, अब क्वेश्चन बनता है कि वास्तव में ये समिति किस लिए बनी थी। तो यह समिति पंचायती राज स्थापना के लिए बनी थी। भारत में जब शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई तो दो विचारधाराएं प्रचलित हुई। पहली विचारधारा ये कहती थी
कि गांवों से शहरों की ओर। और जो दूसरी विचारधारा थी वह यह कहती थी कि शहरों से गांवों की ओर। दो विचारधाराओं के एक तरीके से कहिए कि जो राजनीति शास्त्र में एक बहुत बड़ा विसंगति है, यहाँ पे गुरु शिष्य के संबंधों में परस्पर द्वंद्व पाया जाता है। और चाय का भी आनंद लिया जाए साथ में। तो गुरु शिष्य की जो परंपरा है इसमें आपसी द्वंद्व पाया जाता है। तो जो पहली विचारधारा थी गांवों से शहरों की ओर, इस विचारधारा महात्मा गांधी से प्रेरित थी। और जो दूसरी विचारधारा थी शहरों से गांवों की ओर, यह विचारधारा पंडित जवाहरलाल नेहरू से प्रेरित थी। गांधी जी का मानना था कि आप गांवों का विकास कीजिए, शहरों का विकास अपने आप हो जाएगा। यानी गांधी जी कहते थे कि आप किसी भी चीज की शुरुआत गांव से कीजिए। शासन का संचालन करना है आप गांव से कीजिए, गांव से आप राज्य पे आइए, राज्य से आप केंद्र में जाइए। यानी कहिए तो विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था का जो पक्षधर थे वो महात्मा गांधी थे। विकेंद्रीकृत यानी कोई ऐसा केंद्र नहीं है, सारी जो शक्तियां हैं आपस में बटी हुई हैं। वही नेहरू जी का कहना था कि नहीं, आप शहरों का इतना विकास कीजिए कि चीजें गांव की तरफ आएंगी तो गांव अपने आप विकसित हो जाएगा। कहने का मतलब यह था नेहरू जी का कि एक शासक केंद्र हो और उसकी इकाइयां अपने आप बढ़ती चली जाएंगी। अब गांधी जी संविधान के निर्माण के समय तो थे नहीं, संविधान सभा से बाहर थे, लेकिन राष्ट्रपिता के चीजों को संविधान में समायोजित करना था। उस समय संविधान निर्माण के समय नेहरू जी की अच्छी खासी चली। और नेहरू जी ही क्यों, संविधान निर्माताओं के अधिकतर लोगों का मानना यह था, और चाय का भी आनंद लीजिए साथ में, कि शहर और शासन पद्धति जो है वह एक मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि हमारा देश तत्काल में आज़ाद हुआ था, तमाम रियासतें स्वतंत्र होने की कगार पर थी। अगर उस समय विकेंद्रीकृत विचारधारा पर चलती तो शायद वो चीज़ें ना हो पाती। इसलिए शुरुआत में तो शासक केंद्रीय व्यवस्था की स्थापना हुई, लेकिन बाद में नीति निर्देशक तत्व में गांधी जी के इस विचार को शामिल किया गया, पंचायती राज। और उसी क्रम में 1956 आते आते हमारा देश कुछ मजबूती की स्थिति में हुआ, तो आप विधिक रूप से राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई। और स्वाभाविक है, सरकार कोई चीज़ का शुरुआत करती थी, समिति बनाती, समिति की रिपोर्ट आती है। तो ये जो सारी समितियां हैं ये पंचायती व्यवस्था की समितियां ही हैं। कालक्रम के अनुसार देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला समिति थी बलवंत राय मेहता समिति, जो 1956 में हुई। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। 1956 में क्या हुआ? 1956 में बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना हुई। 77 में क्या हुआ? अशोक मेहता समिति की स्थापना हुई। और 1986 में क्या हुआ? 1986 में एल एम सिंघवी समिति की स्थापना हुई। और 1988 में पी के थुंगन समिति की स्थापना हुई। सारे क्रम को याद रखिएगा, पहले बलवंत राय मेहता समिति, फिर अशोक मेहता समिति, फिर एल एम सिंघवी समिति और अंत में पी के थुंगन समिति। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार के शासन प्रमुख का क्या नाम है? देखिए, आंसर जाने से पहले अंडमान निकोबार भारत का एक क्या है? भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है कि इसके जो शासन का नियंत्रण है वह केंद्रीय सरकार करती है और यह भारतीय गृह मंत्रालय के अधीन होता है। चाय का भी मजा लीजिए साथ में। अंडमान निकोबार के शासन प्रमुख का क्या नाम है? क्या उसका नाम मुख्य आयुक्त है? थोड़ा सा मुझे लगता है कि टाइपिंग एरर है, मुख्य होगा, मुख्य लिखा गया है। उपराज्यपाल है कि प्रशासक है कि उनमें से कोई नहीं? आज हम इनमें से कोई नहीं ऑप्शन का ही वेट कर रहे थे, तो शुरू से तो मुझे मिला नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अब मिला है जाके। इनमें से कोई नहीं, हमारा बहुत परमानेंट ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं, बिना देरी किए हुए आंसर की तरफ चलते हैं। तो अंडमान निकोबार का जो शासन प्रमुख होता है उसको हम प्रशासक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको हम प्रशासक कहते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है प्रशासक। यानी जो गृह मंत्रालय से नियुक्त अधिकारी होता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम प्रशासक कहते हैं। अब देखते हैं कि प्रशासक जो है अन्य भी जो केंद्र शासित प्रदेश भारत में है वहाँ कहाँ कहाँ पे प्रशासक की नियुक्ति होती है। तो देखते हैं कि सबसे पहले हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह तो हो ही गया। दूसरा है दमन दीव। दमन दीव के भी प्रशासक को हम क्या कहते हैं? सॉरी, शासन प्रमुख को हम क्या कहते हैं? प्रशासक ही कहते हैं।
अगला हमारा है दादरा नगर हवेली। क्या? दादरा नगर हवेली। यहाँ के भी जो शासक है इसको भी हम क्या कहते हैं? प्रशासक ही कहते हैं। इसी क्रम में प्रशासक के क्रम में अगला हमारा है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के भी शासक प्रमुख को हम प्रशासक ही कहते हैं। अगले जो हमारा ऑप्शन है उपराज्यपाल। तो हम देखते हैं कि उपराज्यपाल किस केंद्र शासित प्रदेश के जो शासना प्रमुख है उसको हम उपराज्यपाल कहते हैं। उपराज्यपाल का एक नाम एलजी भी है। उपराज्यपाल को हम एलजी भी कहते हैं। इनकी जो नियुक्ति होती है दिल्ली और पांडिचेरी में होती है। इनकी नियुक्ति कहाँ पे होती है? दिल्ली और पांडिचेरी में होती है। यानी दिल्ली और पांडिचेरी के जो शासना प्रमुख हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम उपराज्यपाल कहते हैं। इसमें एक नाम और भी ऐड कर लीजिएगा, जम्मू कश्मीर। यानी इसमें एक नाम आप और भी ऐड कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर। अगला हमारा जो ऑप्शन है वह है मुख्य आयुक्त का। तो मुख्य आयुक्त जो है चंडीगढ़ के जो शासक हैं या चंडीगढ़ के जो शासना प्रमुख हैं उनको हम मुख्य आयुक्त कहते हैं। एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। प्रशासक कहाँ कहाँ के स्टेट के शासित प्रदेश को कहते हैं? अधिकारियों को पहले दमन दीव हो गया हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और लक्षद्वीप। इन जो राज्य हैं यहाँ के जो शासना प्रमुख हैं उनको हम प्रशासक कहते हैं। मुख्य आयुक्त हम चंडीगढ़ के शासना प्रमुख को कहते हैं। उपराज्यपाल के बारे में हम चर्चा करें तो दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पांडिचेरी और जम्मू कश्मीर के जो हमारे प्रशासक हैं, जो हमारे शासक हैं, जो केंद्र के द्वारा नियुक्त होते हैं, उनको हम उपराज्यपाल कहते हैं। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो चलते हैं अपने इस श्रृंखला के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। हमें लगता है कि आज की श्रृंखला का जो समापन होगा वो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के साथ ही होगा। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वह कह रहा है चीन ने खेती का निजीकरण कब किया? हमारा जो क्वेश्चन है कि चीन ने खेती का निजीकरण कब किया? देखिए, चीन की चाइना की बात करें तो चाइना में समाजवादी शासन व्यवस्था का प्रचलन है या लागू है। समाजवादी व्यवस्था की खासियत होती है सब कुछ राज्य के अधीन होता है। यानी आपका जो व्यापार है, उद्योग है, जैसे भारत में भी कई चीज़ें हैं ना, सॉरी, एक भारत में निजी क्षेत्र है, एक सरकारी क्षेत्र है। तो चाइना में आज से कुछ वर्ष पहले कोई चीज़ें निजीकरण नहीं था, सब सरकार के अधीन थी। लेकिन चीन, यहाँ तक कि खेती भी सरकार के अधीन थी। आपको जान के आश्चर्य होगा, देखिए खेती भी किसके अधीन थी? चीन में सरकार के ही अधीन थी। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियाँ बनी होंगी जिससे चाइना में खेती का निजीकरण करना पड़ा। तो क्वेश्चन के विश्लेषण में जानते हैं क्या वह डेट जब चीन ने खेती का निजीकरण किया, क्या 1998 में किया, 1982 में किया, 1978 में किया, 1973 में किया? देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन को हल करने से पहले थोड़ा सा बता देते हैं। एक छोटा सा कोटेशन है, एक है शाक थेरेपी। यह आईआर का बहुत फेमस शब्द है, शाक थेरेपी। इसका मतलब होता है कि पहले आप जख्म दीजिए, फिर बाद में आप ही इलाज कीजिए। खास करके कहें तो ये यूएसए का विदेशी नीति का मुख्य आधार होगा। यूएसए या यूं कहिए तो पूंजीवादी देशों का एक बहुत बड़ा जो है एक प्रचलन उनके यहाँ है, शाक थेरेपी का प्रचलन है पूंजीवादी देशों में। वो पहले क्या करते हैं? पहले एक समस्या का निर्माण करते हैं। पहले जो है वह जो समस्या का निर्माण करते हैं और फिर उस समस्या का समाधान भी वही करते हैं। यानी पहले वो समस्या देंगे और फिर वही उस समस्या का निदान करेंगे। तो इस सिद्धांत को हम शाक थेरेपी कहते हैं। लेकिन जब यूएसएसआर के जो विघटन हुआ उसके पहले की जो भूमिका बनी, ऐसी सिचुएशन बनी कि जो है सोवियत व्यवस्था जब लड़खड़ाने लगी, उस समय शाक थेरेपी का सिद्धांत आया वर्ल्ड बैंक के जरिए। लेकिन चाइना ने इनसे 2 कदम आगे निकलकर शाक थेरेपी सिद्धांत को उसने खारिज कर दिया। उसने क्या किया? इस सिद्धांत को खारिज कर दिया। वह चीज़ों को तो लाया लेकिन इनके अनुसार नहीं लाया, वह अपने अनुसार लाया। जैसे भारतीय संविधान में हमने बहुत सी चीज़ें वहाँ से लिया है, लेकिन हूबहू वही नहीं ले लिया है, हमने अपने काल समय परिस्थिति के अनुसार उसको मैनेज किया है। ठीक उसी प्रकार से चाइना ने क्या किया कि शाक थेरेपी सिद्धांत को ना बनाकर उसने भी अपने यहाँ कुछ चीज़ों को मैनेज किया। उसी के क्रम में निजीकरण की व्यवस्था की शुरुआत चाइना में हुई। जो हमारा क्वेश्चन ये है कि चीन ने खेती का निजीकरण कब किया, तो इसका जो राइट आंसर है वह है 1922 ईस्वी में चीन ने खेती का निजीकरण किया।
इसका जो राइट आंसर है वह है 22 करें 82 होगा, थोड़ा सा सुबह सुबह। 1982 ईस्वी में चीन ने क्या किया, खेती का निजीकरण किया। उसके बाद के जो ऑप्शन है उसके बारे में भी थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। अगला हमारा ऑप्शन है 1998। ये हमारा जो ऑप्शन है 1998। देखते हैं 1998 में क्या कुछ हुआ था। तो चाइना में क्या हुआ कि जब खेती का निजीकरण हो गया, खेती के बाद बारी आती उद्योग की। तो चाइना में 1982 में जब खेती का निजीकरण किया गया और देखा गया कि उससे बहुत अवांछित लाभ मिल रहे हैं, बहुत लाभ मिल रहा है, तो चाइना के जो प्रशासक हैं उन्होंने सोचा कि खेती के साथ साथ क्यों ना उद्योगों का भी निजीकरण कर दिया जाए। तो 1998 में इन्होंने खेती के साथ साथ, कृषि के साथ साथ इन्होंने उद्योग का भी निजीकरण कर दिया। तो 1998 में चाइना में क्या हुआ, उद्योगों का भी निजीकरण हो गया। अगला जो हमारा ऑप्शन है वह है 1978। अगर ऑप्शन है तो कुछ ना कुछ क्रियाएं अवश्य हुई होंगी। अगला हमारा है 1978। 1978 में चीन के जो तत्कालिक नेता थे देंग स्याओपेंग, थोड़ा सा चाइनीज शब्द है, थोड़ा बोलने में मुझे असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। देंग शाओपेंग इन्होंने क्या किया, इन्होंने आर्थिक सुधारों व खुले द्वार की नीति की घोषणा किया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पूछा हमेशा क्वेश्चनों में जाता है कि चाइना ने खुले द्वार नीति का घोषणा कब किया। तो 1978 में किया। और किसने किया था, देंग स्याओपेंग ने किया था। देंग स्याओपेंग ने किया था। थोड़ा सा चाइनीज शब्द मैंने बताया कि थोड़ा सा मतलब बोलने में सुविधा हो रही है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि 1978 में जो खुले द्वार की नीति आई चाइना के द्वारा, वह जो है 1978 में आई और इस नीति को लाने वाले थे देंग स्याओपेंग। अगला जो हमारा ऑप्शन है वह है 1973। 1973 में चाइना के जो प्रधानमंत्री थे चाउ यन लाई, कौन, चाउ यन लाई, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कृषि के साथ साथ उद्योगों के साथ साथ सेना और सेना के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इन सब क्षेत्रों में आधुनिकीकरण करने का 4 प्रस्ताव रखा। देखिए कोई भी चीज होती है, पुरानी के साथ साथ चीजें अपग्रेड होती रहती हैं। आज चाइना हमसे आगे क्यों है, क्योंकि 1973 में ही चाइना ने क्या किया कि सेना, कृषि, उद्योग और विज्ञान प्रौद्योगिकी, चारों चीज़ों को आधुनिकीकरण करने का प्रयास किया। प्रस्ताव वहाँ पे आ गया। इसीलिए वो आप देखिए हमसे कृषि में भी बहुत आगे है। चाइना हमसे कृषि में बहुत आगे है, उद्योग में हमसे बहुत आगे है, सेना में उसकी मिलिट्री हमसे बहुत विकसित डेवलपमेंट है और विज्ञान प्रौद्योगिकी में भी वो हमसे बहुत आगे है। क्यों, क्योंकि उनकी दूरदर्शिता थी कि उनके प्रधानमंत्री चाउ यन लाई ने इन क्षेत्रों में आधुनिकीकरण लाने का प्रयास किया। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। रिवीजन के लिए एक बार थोड़ा सा रिकॉल करते हैं चीज़ों को। 1998 में क्या हुआ, 1998 में चाइना में उद्योगों का निजीकरण हुआ। 1982 में क्या हुआ, यहाँ पे कृषि का निजीकरण हुआ। 1978 में क्या हुआ, 1978 में वहाँ के नेता देंग स्याओपेंग ने चाइना में खुले द्वार की नीति यानी आर्थिक सुधार किए और खुले द्वार की नीति की घोषणा किया। 1973 में क्या हुआ, 1973 में चाइना के प्रधानमंत्री चाउ यन लाई ने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण करने का 4 प्रस्ताव रखा। इसी के साथ साथ आज टेस्ट की श्रृंखला का समापन होता है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिए और इसकी व्याख्या को बहुत गहराई से अध्ययन कीजिएगा और कम से कम इसको सुनिएगा अवश्य, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है 10-12 ही हो, लेकिन जो इसकी व्याख्याओं से तमाम क्वेश्चनों की उत्पत्ति होती है और प्रयास यही रहता है कि एक क्वेश्चन में उस पूरे टॉपिक को कवर किया जाए। अगर पूरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। कोई सुझाव हो तो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, जिससे एक मोटिवेशन हमको भी प्राप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।